प्यारे दर्शकों, आज हम भारत की नदियों में से कुछ नदियों को पढ़ेंगे। यह इस चैप्टर का पहला भाग है और इसमें आगे भी सारे भारत की सभी नदियों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा और इन नदियों के बारे में आपको इतना कुछ बता दिया जाएगा कि आपका इन नदियों में से पूछा गया किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग को। नदी क्या है? नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत प्राय कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है तथा किसी सागर अथवा झील में गिरती है। नदी शब्द संस्कृत के नद्य से आया है। संस्कृत में इसे सरिता भी कहते हैं। भारत की नदियों को 4 समूह में विभाजित किया गया है जो कि इस प्रकार है: हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, तटीय नदियाँ और अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। तो जैसे कि ये हमारा भारत का अगर हम रफ मानचित्र बनाते हैं इस तरह से, तो इसके अंदर जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारी नदियाँ वगैरह मिलेंगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी। तो ये क्या है? सबसे पहले जो हिमालय पर्वत है इसमें से जो निकलने वाली नदियाँ उसके बारे में, फिर ये जो नीचे का हिस्सा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार इसके बारे में, फिर जो तटीय क्षेत्र है इसकी नदियों के बारे में, और फिर उसके बाद में अंतःस्थलीय प्रवाही नदियाँ, जो नदियाँ अंदर ही सतल के ऊपर ही रहती हैं। तो इन चारों प्रकार की नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिंधु नदी से। तो चलिए देखते हैं सिंधु नदी। तो जो सिंधु नदी है वो उसे इंग्लिश के अंदर इंडस नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? इंडस नदी भी कहते हैं। ये जो लाल रंग से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी है। अगर आप इसको थोड़ा सा डार्क में इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से दिख जाए। तो ये भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो है, लेकिन इसकी लंबाई है वो है, सबसे पहले अगर हम इसकी लंबाई देखते हैं तो 3610 किलोमीटर है। लेकिन ये भारत के अंदर कम दूरी में बहती है और इसका जो प्रवाह है वो उत्तर से पश्चिम है। उत्तर से पश्चिम है। जो बातें हमें याद रखनी है, लंबाई 3610 किलोमीटर है, प्रवाह है वो उत्तर पश्चिम है। अब ये निकलती कहाँ से है? तो ये यहाँ पे एक मानसरोवर पर्वत है। मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास है। कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर, पर्वत नहीं था, झील है। मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है और वहाँ से यह निकलती है। कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास, वहाँ से निकलती है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में दिया जाता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अगर चेमायुंगडुंग दिया है तो चेमायुंगडुंग बताइए, और अगर चेमायुंगडुंग नहीं है, बोखरचू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बोखरचू। तो ये वास्तविक जगह है जहाँ से ये निकलती है। बोखरचू नामक जगह है, वहाँ से ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। और अगर इसकी श्रेणी पूछ ली जाती है तो श्रेणी है कैलाश। श्रेणी कौन सी है? कैलाश। तो यहाँ से आके ये सिंधु नदी जहाँ पे भारत में घुसती है, जैसे जो ये मैं लाल कर रहा हूँ जगह, इस जगह पे भारत में घुसती है। तो ये इस जगह का क्या नाम है? तो इस जगह का नाम है दमचौक। क्या नाम है? दमचौक। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और जगह का नाम क्या है? दमचौक जगह है। और जहाँ पे ये भारत से बाहर निकलती है वो पाक अधिकृत कश्मीर है। पाक ने जिस पे कब्जा कर रखा है 1947 के अंदर कबालियों के द्वारा, ये जो जगह है यहाँ से ये भारत से बाहर निकलती हैं। इस जगह को कहते हैं चिल्लास। क्या कहते हैं? चिल्लास। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी भारत में किस जगह से प्रवेश करती है? दमचौक नामक जगह से प्रवेश करती है। बाहर कहाँ से निकलती है? चिल्लास नामक जगह से निकलती है। कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है
कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में से होके बहती है। तो ये दो है पर्वत श्रेणियाँ, एक पर्वत श्रेणी यहाँ है, एक यहाँ पे है। ऊपर की जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख और जास्कर, लद्दाख व जो जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में से ये है बहती है। और जब ये बहती है तो आगे चल के यह एक गार्ज बनाती है। गार्ज कहते हैं महाखड्ड को, गार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं, महाखड्ड। तो भारत का जो सबसे बड़ा महाखड्ड है उसका नाम है बुंजी गार्ज। कौन सा है, बुंजी गार्ज। तो ये जो बुंजी गार्ज है ये सिंधु नदी बनाती है। कौन सी बनाती है, सिंधु नदी बनाती है। और इसके बारे में एक जो बात है सिंधु नदी के बारे में कि इसमें सिंधु नदी में हर साल मार्च के अंदर बाढ़ आती है। मार्च महीने में बाढ़ आती है और सितंबर के महीने में पानी कम हो जाता है। सितंबर में पानी कम आता है, पानी कम हो जाता है। तो ये बाढ़ क्यों आती है हर साल, क्योंकि मार्च के महीने में बर्फ़ पिघलने से, मार्च के महीने में बर्फ़ पिघलने से ये जो नदी है इसमें जल स्तर बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा है इसके बारे में इसकी सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो है इसकी सहायक नदियाँ इरावती, एक तो है इरावती, एक है विपाशा और एक है वितस्ता, वितस्ता। इसे झेलम के नाम से भी जाना जाता है, इसे झेलम के नाम से भी जाना जाता है। और एक है चंद्रभागा, चंद्रभागा। और एक नदी का नाम है शतद्रु, शतद्रु। ये 5 नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। और जो सिंधु शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, सिंधु संस्कृत भाषा का शब्द है। और हमारे वेदों में सबसे ज़्यादा जो नदी, जिस नदी का जिक्र आया है वो सिंधु ही है। 176 बार इसका उल्लेख हुआ है। कितनी बार उल्लेख हुआ है, 176 बार। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है या सबसे ज़्यादा किसका उल्लेख होता है, तो 176 बार उल्लेख हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी सिंधु नदी के बारे में पसंद आई होगी। और इसमें एक छोटी सी बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिंधु है वो तिब्बत में से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से तिब्बत में निकलती हैं। तो वहाँ जहाँ से ये निकलती है ना उसे सेंगे खैबब कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंगे खैबब। बब का मतलब होता है नदी, बब का मतलब क्या होता है, नदी। तो जहाँ से निकलती है उस जगह को सेंगे खैबब भी कहते हैं, जिसका मतलब है सिंह का मुख वाली नदी, सिंह के मुख वाली नदी। तो सिंधु नदी के बारे में इतना ही। मानसरोवर झील के पास से निकलती है और इस जिस जगह से निकलती है उसको चेमायुंग डुंग कहते हैं या बोखरचू भी कहते हैं। दोनों ही में से कोई ऑप्शन आपसे दिया जा सकता है। और जहाँ पे ये गिरती है वो कराची है। क्या है, कराची है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे ये नदी समुद्र में गिर जाती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो चलिए इससे अगली नदी को देखते हैं। तो अगली हमारी नदी है झेलम। अगली नदी का नाम क्या है, झेलम नदी है। और ये झेलम है, इसका जो जहाँ से ये शुरुआत होती है उसको कहते हैं वैरी नाग। क्या कहते हैं, वैरी नाग झरना। क्या कहते हैं, वैरी नाग झरना। ये वैरी नाग एक शहर है, उस शहर के पास है। और जो झेलम नदी है इसकी जो कुल लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। कितनी है, 725 किलोमीटर है। और ये जो वैरी नाग झरना है ये पीर पंजाल के पास है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है उसके पास है। और हिंदी में इसे वितस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, वितस्ता कहते हैं।
वीतस्ता, हिंदी में इसका नाम है वीतस्ता। और जो 326 BC में सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था, वो युद्ध भी इसी झेलम नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। और जो श्रीनगर है वो भी झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर है वो भी झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये जो झेलम नदी है यह भारत और पाकिस्तान की सीमा का भी निर्धारित करती है, लगभग 170 किलोमीटर तक। ये जो इलाका है यहाँ पे ये भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है 170 किलोमीटर। तो ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। और इस नदी के ऊपर जो बांध है, अगर इन बांधों का जिक्र करें तो इस पर एक तो मंगला बांध है, एक तो मंगला बांध है और एक उरी बांध है। दो बांध भी हैं इसके ऊपर, जो डैम कहते हैं जिन्हें इंग्लिश के अंदर, मंगला बांध और उरी बांध। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि मंगला बांध किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे है, या उरी बांध है वो किस नदी पे है, झेलम नदी के ऊपर है। तो चलिए इससे आगे इसके ऊपर जो झील है, अब बात करते हैं इस पर झीलों की। तो इस पर कौन कौन सी झीलें हैं? एक तो इस पर वुलर झील है, मीठे पानी की झील है जो सबसे बड़ी झील है। फिर इसके बाद है डल झील है, फिर इसके बाद है मानसबल झील है, मानसबल झील है, वुलर झील है, डल झील है, मानसबल झील है, एक गंगाबल झील है, एक गंगाबल झील ये भी है, एक नाजिन झील है, नाजिन झील है, एक गिलसर झील है जो कि इसी झेलम नदी पर है, एक खानपुर सर झील है, खानपुर सर झील है। फिर इसके अलावा है एक अंचार झील है, अंचार झील। तो ये झीलों के नाम याद रखिए, कई बार वो पूछ लेता है एग्ज़ाम के अंदर 4 या 5 झीलों के नाम देके कि इनमें से कौन सी झील है जो झेलम नदी पे है या नहीं है। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। वुलर झील है, डल झील है, मानसबल झील है, गंगाबल झील है, नाजिन झील है, गिलसर झील है, खानपुर सर झील है और अंचार झील है। तो ये कुछ प्रमुख झीलें हैं जो झेलम नदी पे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको झेलम नदी के बारे में भी जो चीज़ें हैं वो पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 725 किलोमीटर लंबी झील है, हिंदी संस्कृत में इसे वीतस्ता कहते हैं। पीर पंजाल श्रेणी के पास वैरी नाग झरना है, वैरी नाग झरने से निकलती है। झेलम नदी है 170 किलोमीटर, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। अगला है हमारी गंगा नदी, जो कि ये यहाँ से चल रही है। ये देखिए, ये जो गंगा नदी है, ये वाली जो गंगा नदी है वो जमुना थी, ये गंगा नदी है जो यहाँ पे और ये यहाँ पे और यहाँ पे होकर ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। तो ये गंगा नदी है हमारी। इस गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। गंगा नदी की कुल जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है ये। और इसका जो उद्गम क्षेत्र है जहाँ से ये निकलती है उसका नाम है गंगोत्री। उसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। गंगोत्री नामक जगह है, वहाँ पे निकलती है। और यह गंगोत्री जो जगह है वो समुद्र तल से 3140 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 3140 मीटर की ऊंचाई पर है गंगोत्री। और जैसे ये जब गंगोत्री यहाँ पर आ रही है तो इसके अंदर दो छोटी नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। कौन सी हैं? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा प्लस भागीरथी।
ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं उसके बाद में इसका नाम गंगा पड़ता है। हिंदू धर्म में ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसका जल है वो सबसे पवित्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके जल में एक विषाणु होता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। उसका नाम है बैक्टीरियोफेज विषाणु है, जो सभी प्रकार के जो अन्य दुर्गंध पैदा करने वाले या अन्य जो चीज़ें होती हैं जो पानी को ख़राब करती है उन्हें नष्ट कर देता है। इसीलिए कभी भी गंगा जल के अंदर कीड़े नहीं पड़ते। बैक्टीरियोफेज विषाणु। और इसके अगर किनारे जो शहर बसे उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हरिद्वार आता है। सबसे पहले हरिद्वार आता है, ऋषिकेश आता है, हरिद्वार आता है, ऋषिकेश आता है, आगे बिजनौर आता है, कन्नौज आता है, कानपुर आता है, काशी आता है। ये सब के सब गंगा के किनारे बसे हुए शहर हैं। और गंगा नदी का निर्माण लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 4 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था उस समय तीसरे चरण में इसका निर्माण हुआ था, आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व। और गंगा नदी के अंदर जो मछली वगैरह हैं वो भी पाई जाती हैं। 2 प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती हैं। एक तो जिसे गंगा डॉल्फिन कहते हैं क्योंकि गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। एक इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन भी गंगा नदी के अंदर पाई जाती हैं। 2 तरह की डॉल्फिन हैं, बड़ी मछलियां हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं। और कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। अगर इनकी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें यमुना है, चंबल है, बेतवा है, सोन है, ये घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ये सब की सब गंगा की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा ताप्ती है, सरयू है, महाकाली है। ये सब की सब इसकी सहायक नदियां हैं। अब इसके बांधों की बात करते हैं। इस पे बांध कहाँ कहाँ है? एक है टिहरी बांध, उत्तर प्रदेश के अंदर है टिहरी बांध। यहाँ ऊपर टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर है, टिहरी बांध है। टिहरी ज़िला है उत्तराखंड में, वहाँ पे है। और ये भागीरथी नदी पे है। टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पे, क्योंकि जहाँ पे है उससे पहले वो गंगा नहीं कहलाती, भागीरथी कहलाती हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है टिहरी बांध किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पे है। और जो टिहरी बांध है वो विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा है? 5वां सबसे ऊंचा बांध है। और फिर उसके बाद है एक भीमगोडा है वहाँ हरिद्वार में, वहाँ पे भी एक बांध है भीमगोडा। फिर इसके बाद में एक फरक्का बांध है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। यहाँ पे जो हुगली है इसके पास पश्चिम बंगाल में यहाँ पे एक बांध है, उसका नाम है फरक्का बांध कहते हैं उसको, फरक्का बांध। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि फरक्का बांध किस नदी के ऊपर है, तो फरक्का बांध जो है वो गंगा नदी के ऊपर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और एक बार दोबारा से देख लीजिए। 2525 किलोमीटर लंबाई है गंगा की, 4 करोड़ वर्ष पहले बनी हुई है। 2 तरह की इसमें डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन। और इसके गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाया जाता है, जिससे इसका पानी कभी दूषित नहीं होता है। और अलकनंदा और भागीरथी जो नदियाँ हैं वो दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो उसके बाद में इसको गंगा कहते हैं। और गंगा का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है। गंगोत्री है जो वो इसका 314 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसके अलावा जो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर है। और उस 2525 किलोमीटर लंबाई में से 2071 किलोमीटर भारत के अंदर है। 2071 किलोमीटर भारत के अंदर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, यमुना है वो गंगा की सहायक नदी हैं। गंगा और यमुना का मिलन इलाहाबाद के अंदर होता है, प्रयागराज, आजकल इलाहाबाद की करा था, प्रयागराज में होता है। और
इसके अलावा घाघरा है, गंडक है, कोसी है, चंबल है, बेतवा है, सोन है, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिले। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और GS भाई ईश्वर सर आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और गंगा मैया आप पे कृपा करेगी। जय गंगा मैया।